वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। एक बार फिर से आपका गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। देखिए आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत होते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में ईजिली आ ही जाता है। देखो एक बात समझो ध्यान से, कंडीशनल का मतलब होता है अगर। देखिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत अगर से होती है ना, हिंदी वाले अगर से या यदि से कह दीजिए, या आप कह सकते हैं इफ़, इंग्लिश में किससे होती है, इफ़ से होती है। अगर ऐसे शुरुआत होती है तो समझ जाना वो सेंटेंस कंडीशनल है। और दूसरी बात याद रखना, इफ़ के साथ में एक सेंटेंस जुड़ा होगा और एक सेंटेंस कॉमे के साथ जुड़ा होगा, अलग है ना, दो सेंटेंसेस होंगे। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, देखो सेंटेंसेस बहुत टाइप के होते हैं कंडीशनल, लेकिन यहाँ पर हो रही है बात कामना वाले की, किसकी, जिसमें कामना कर रहे हैं। कामना का मतलब क्या है यहाँ पर, कामना का मतलब है विश करना। अगर विश करने की विशिंग चल रही है यहाँ पर, हैं ऐसा विश कर रहे हैं, तो जैसे इसको पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। क्या लिखा है कि इफ़ आई वॉज अ वर्ड, कह रहा है कि अगर, इफ़ का मतलब क्या हो गया, अगर आई वॉज अ वर्ड, मैं पक्षी होता, ठीक है ना, ये कह रहा है। और इसमें निकालते हैं होता होता निकालते हैं। अगर मैं पक्षी होता ना तो कह रहा है आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। मतलब ये प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट की कामना करते हैं, है ना, प्रेजेंट में खड़े होके पास्ट की कामना करते हैं कि पास्ट में अगर मैं ऐसा होता ना तो क्या करता, ये उड़ाता। ये मतलब है इसका। तो सुनो मेरी बात, क्या करना है इसमें, बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो सुनिए हमारी बात, इसमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपको याद ये रखना है कि जो सेंटेंस इफ़ से जुड़ा हो, इफ़ से, है ना, इफ़ है ना, तो देखो ये आई है, आई के साथ में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, पता होगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करना है आपको, है ना। बाकी सब कुछ सही है इसके अंदर, बस एक कमी है, वो क्या बता दूं मैं, ये वॉज ही कमी है यहाँ पर। जब भी आप कामना करेंगे तो आई के साथ में वॉज लगाते हैं ना, आपको पता होगा कि आई के साथ में क्या क्या लगाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपको पता होगा कि आई के साथ बॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आई के साथ बॉज नहीं बल्कि उल्टा लगाना होता है, यानी कि वर। मतलब याद ये रखना है आपको। देखिए अगर आई है तो आई के साथ में वैसे बॉज आता है, हकीकत में बॉज आता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसमें उल्टा करना है। आई के साथ में बॉज नहीं बल्कि वर आएगा। जब भी कंडीशनल हो, कामना करती हो, कोई व्यक्ति कामना करता हो, तो याद रखना वो अपने आगे उल्टा लेगा। जैसे यहाँ पर यू होता है, यू के साथ वर आता है तो वो बॉज लेता अपने आगे। तो ये याद रखना है, अगर आई है तो वो क्या लेगा, वर लेगा। तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा इफ आई वर, काश के मैं होता, कौन होता, एक पक्षी होता ना, तो क्या करता, आई वुड फ्लाई, उड़ जाता, इन द स्काई, किसमें, आसमान में। मकसद समझ में आया आपके, मकसद ये है अगर यहाँ पर आय होगा तो आय के लिए हेल्पिंग वर्ब बहुत आती है, लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको वर लगाना है, ये बात याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो ये इन्होंने लिखा है, पढ़ो इसको एक बार, ये देखो ये रहा, ये इफ आई वॉज यू, कह रहा है ना कि अगर मैं तुम होता, कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो आई वुड नेवर डन डैट, मैं वैसा नहीं करता। तो यहाँ वही समझ जाइए, वॉज की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर वर आएगा। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, इजी है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है इलिजिबल, इसका मतलब क्या होता है, इलिजिबल का मतलब लायक होता है, ठीक है ना। तो भाई एक बात याद रखना है, इलिजिबल अपने आगे फॉर लेता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि मतलब लायक तो हैं लेकिन किस लिए लायक हैं वो आपको देखना है भाई, किस चीज के लायक हैं। जैसे तो आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैंने बताया रखा है कि एलिजिबल जो वर्ड है ना वो अपने आगे फॉर लेता है, इस बात को याद रखना है आपको, है ना, कि आप लायक हैं। एलिजिबल का मतलब क्या है, लायक हैं, ठीक है ना, लायक। तो ये कह रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप लायक नहीं हैं टू दिस पोस्ट, किस पोस्ट के, इस पोस्ट के। भाई साफ दिखाई दे रहा है, टू यहाँ पर मिस्टेक है, रॉन्ग पॉइंट जो है ना, रॉन्ग पॉइंट वो यहाँ पर टू ही है ना। क्यों पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एलिजिबल टू नहीं लेता बल्कि क्या लेता है, फॉर लेता है। तो आप इसको सही कर लीजिए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस पोस्ट, है ना। क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो तो सीक्वेंस क्या होता है, उसको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं। बी का मतलब क्या, वर्ब की कोई सी फॉर्म हो सकती है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये याद रखना है। अब मुझे बताओ, इस वाले के अंदर करेक्ट करना है तुम्हें, तो बताओ कैसे करेक्ट होगा ये वाला। यहाँ देखो सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड है, जी बिल्कुल है। हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, सब्जेक्ट लगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो वो ये हेल्पिंग वर्ब लगी है। तो सही क्या करना है आपको, इसको इधर ले लेना है, इसको इधर ले लेना है, ठीक है। पहले क्या याद ये रखना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सही कर लो इसको, वाई लगा लो, फिर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट शी आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, क्राइंग आ जाएगा, है ना। ये आपका सही आंसर हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, एक और आपका भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये क्या लिखा है, वाई यू वर आस्क्ड लास्ट मंडे। तो भैया देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लगा रखा है,
और यही गलत है, इसको इधर करना है तो इसको इधर करना है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके पास में है, बहुत इजीली समझ आते, कुछ भी नहीं है इसमें, बस इसको फोकस कर लेना आप। ठीक है, क्या लिखा है, शी सेड टू मी, आपने देखा ना, यहां देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, याद रखना जब भी आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा तो आपका सीक्वेंस वैसा ही होगा, पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। इस रूल पर बेस करना है। लेकिन याद ये रखना है आपको, अगर देखो ये नरेशन दिखाई दे रही है आपको, है ना, यहां पर भी नरेशन है, देखो क्वेश्चन लगा ना, क्वेश्चन कर लो, यहां पर आस्क कर लो, है ना, कुछ भी कर लो। अब यहां ये याद रखना है कि यही एग्जाम्पल अगर नरेशन बना दी हो, इसकी नरेशन बना दी हो, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका नरेशन बना दिया हो, तो याद ये रखना है कि आपको पहले सब ये लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना है, फिर ये लगाना, उसके बाद जो ये वाला है ना, ये यहां होना चाहिए, फिर आपको अफर्मेटिव में बनाना है, ये याद रख लेना है, अफर्मेटिव में, है ना, ये देखो सब्जेक्ट लगाया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, और फिर क्या है, प्लेइंग है, ये दोनों को दोनों सही है, मैंने आपको बताया है ताकि आप समझ जाएं। तो याद ये रखना है बस आपको कि अगर क्वेश्चन वर्ड मिलता है यहां पर, है ना, क्वेश्चन वर्ड मिलता है तो क्या करना है, आगे का जो स्टेटमेंट है ना उसको अफर्मेटिव बनाना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर जो भी लगाना वो लगाना है ना। ऐसा नहीं करना है कि पहले यहाँ आप ये वॉज यहाँ ले लें, ऐसा नहीं करना है इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा आपके। जैसे यहाँ देखो, यहां पर क्या लिखा है, देखो द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा, हिम उससे, व्हाट वाज ही डूइंग, तो यहां पर ये वॉज है ना, वॉज, देखो ये वॉट मिला, यहां पर ये वॉट मिला, तो ये वॉट मिला तो मैंने बता रखा है तो ही पहले आएगा और वॉज बाद में आएगा, क्योंकि ये नरेशन का स्टेटमेंट है। अगर आपने नरेशन सीखी हो तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली, और वरना आप थोड़ा ट्राई करके देखना, क्लियर हो जाएगा। नहीं आए तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट लिखा है, एक लिखा है रिप्लाई और एक लिखा है आंसर। भाई दोनों की अगर बात करूं तो दोनों का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना, है ना, लेकिन और दोनों क्या है, वर्ब है ये, है ना, दोनों क्या है, ये वर्ब है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि रिप्लाई जो है ना वो अपने आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन आंसर जो है ना वो अपने आगे टू लेता है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आपके पास में है, यहाँ पर क्या लिखा है, शी रिप्लाइड टू मी, तो मैंने बताया ना रिप्लाई जो है ना वो अपने आगे नो प्रेपोजिशन, यानी कि रिप्लाई है जो अपने आगे कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन आंसर टू लेता है। तो रिप्लाई है ना, अब रिप्लाई के बाद क्या लगाया, टू लगाया, तो ये गलत हो गया, है ना। आंसर देखो मैंने बताया आंसर अपने क्या लेता है, टू लेता है, तो ये भी गलत हो गया है। अब सही कर लो दोनों को, तो शी कर दो, इसका हो जाएगा रिप्लाइड, है ना, शी रिप्लाइड। अब यहां मैंने बताया कि रिप्लाइड अपने आगे टू नहीं लेता है, टू का नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, तो क्या लगा दो, मी लगा दो बस। शी रिप्लाइड मी, उसने मुझे जवाब दिया, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब इसकी बात कर लो, तो शी आंसर्ड, लेकिन यहां पर क्या लगाना है, टू मी, उसने मुझे आंसर दिया। बस याद यही रखना है अपने आपको कि रिप्लाई अपने आगे टू लेता है और आंसर अपने आगे टू नहीं लेता है। एक एग्जांपल है इसमें, देख लेना आप, ये क्या लिखा है देखो, ही रिप्लाइड टू मी, तो टू नहीं लेगा रिप्लाई, है ना, बाकी सब आंसर सेम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आपके पास में है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये अगर कॉन्सेप्ट अगर मेरे से आप लोगों ने डिग्री पढ़ी हो, डिग्री है ना, मेरा चैनल जो है असलम क्लासेस, उसमें डिग्री पढ़ी हुई है, अगर आपने डिग्री उससे पढ़ी हो तो मैं समझता हूँ ये मिस्टेक आप खुद पकड़ लेंगे और यकीन के साथ में आप क्लियर कर डालेंगे इसे। देखो भाई मैंने बता रखा है ये एज है और ये एज है, एज बताता है पॉजिटिव डिग्री को, है ना, पॉजिटिव डिग्री को बता रखा है। एज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस, एक होता है आए, एक होता है मी आए का, ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो याद ये रखना है आपको कि एज अपने आगे सब्जेक्टिव केस लेता है, तो यहां पर मी क्या है, गलत, तो इसलिए गलत हो गया ये। और यहां देखो राधा इज मोर फेमस देन अस, देखिए यहां पर देन भी है ना, वो भी क्या लेता है, सब्जेक्टिव केस लेता है, और ये अस है। अगर मैं यहां पर लिखूं वी, तो वी का क्या होता है, अस होता है, तो अस ऑब्जेक्टिव केस है, बी सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर क्या आएगा, वी, इसलिए ये भी गलत है। अब दोनों को सही आपको करना आता ही है, तो आप क्या कर देना, शी लगा देना, इज लगा देना, शी इज एज ब्यूटीफुल एज, फिर क्या हो जाएगा, आए, ये इसका करेक्ट हो गया। सेम इसकी बात करेंगे तो यहां हो जाएगा राधा और यहां हो जाएगा इज, फिर हो जाएगा मोर फेमस, उसके बाद हो जाएगा देन, और यहां पर अस का हो जाएगा वी, ये याद रखना, और ये आपका सही हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पकड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। चलो एग्जांपल आप देखेंगे, देखिए ये लिखा है ओल्डर और ये क्या लिखा है, एल्डर, दोनों में फर्क क्या है। देखो ये जो होता है ना वो कंपेयर के लिए होता है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और इसमें आप इसका होता है ओल्ड, फिर होता है ओल्डर, और उसके बाद होता है ओल्डेस्ट, है ना, इसका मतलब पुराना, ज्यादा पुराना, सबसे पुराना। और ये होता है एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा,
है ना। तो कभी कभी आपने सेंटेंस में ऐसे देखा होगा कि शी इज माई ओल्डर सिस्टर। ओल्डर सिस्टर मतलब क्या हुआ कि बहन ना मेरी कौन है, ओल्डर सिस्टर है, यानी कि बड़ी बहन है। गलत, ठीक है ना, ओल्डर कभी नहीं लगाएंगे। तो आपको लगाना है शी इज माई एल्डर सिस्टर लगाते हैं, ठीक है ना, एल्डर सिस्टर। याद ये रखना, बड़े के लिए आपको लगाना है एल्डर। और ओल्ड की बात करें, इसमें कंपेयर वगैरह होती तो कहीं ना कहीं देन भी लगेगा, कहीं ना कहीं एज भी लगेगा, वो कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पर याद रखना है ओल्डर लगा, ओल्डर नहीं बल्कि एल्डर लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एल्डर लगाना होता है। चलो।